व्यतिकरण इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है व्यतिकरण, क्या होता है इंटरफेरेंस? परिभाषाओं में हम सीख लेते हैं लेकिन उसका फील नहीं करते हैं, और फील लेना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। ये टॉपिक से नंबर तो आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, बट इसका विजुअलाइजेशन अगर आपने कर लिया ना, तो एक खूबसूरत सा टॉपिक आपको अपने प्रकाश का, अपनी लाइट का जो उसका गुण है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसका नेचर है, उसमें एक और कह सकते हैं सुनहरी चीज जुड़ जाती है। इंटरफेरेंस क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? हम लोग कैमरे के द्वारा जब फोटो खींचते हैं तो उसमें भी व्यतिकरण का यूज होता है, इंटरफेरेंस का यूज होता है, मतलब बहुत सारी चीजों में इनके हम प्रभाव को देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार खूबसूरत सा टॉपिक है व्यतिकरण इंटरफेरेंस। तो आज की इस शानदार क्लास में मैं आप सभी प्यारे बच्चों का, मैं अपने सभी छोटे भाई बहनों का, मेरे साथियों का, मेरे दोस्तों का आज की शानदार खूबसूरत क्लास में स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय महाकाल। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख रहे हैं गुड इवनिंग गुरुजी। ठीक है सर। ठीक है, चलो, ना कोई सिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर की फिजिक्स वाली क्लास में शाम को 6:30 बजे जलूल जलूल आना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। अब जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। सर आज ठीक है ना? चले, ओके, चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है, सीखना है और समझना भी है। तो अपने कॉपी और पेन उठा लीजिए और कॉपी पे एक खूबसूरत सी हेडिंग लिख लीजिए, व्यतिकरण। क्या भाई? व्यतिकरण। प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेबस में ठीक ठाक चल रहे हैं। आपको पता है ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, जिसमें लगभग सितंबर आज है 13, लगभग 7 से 8 दिन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, 20-22 सितंबर तक। तो चैप्टर 10 के बाद जितने भी चैप्टर हैं वो 7-7, 6-6 दिन के हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अर्थात मेरी कोशिश, जो आपको प्लानर भेजा गया है, जो आपको रोड मैप फिजिक्स का भेजा गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, उसमें 31 अक्टूबर तक सिलेबस को खत्म करने की रोड मैप है। लेकिन हम लोग रिवीजन पे भी फोकस कर रहे हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे दिनों में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था 70 ऑब्जेक्टिव, 20 सब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी वाले। अर्थात सभी तरह से तैयारी करनी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 आपने कराए थे ना, वो पिछले वाले 20 क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रिपीटेड थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, मैं आपको ये नहीं चाहता कि 1000 क्वेश्चन करवाऊं और तब जाके 20 आए। मैं चाहता हूं मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊं, उन्हीं 100 में 20 आ जाए। आप कहेंगे सर क्या गारंटी है कि 20 पढ़ने के बाद, 100 पढ़ने के बाद 20 आ ही जाएगा? तो क्या गारंटी है कि 1000 पढ़ने के बाद भी आ ही जाएगा? मैं कहता हूं 10,000 पढ़िए, क्यों कम पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, ये नानावश्यक बातों में नहीं ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ना है, टारगेट बोर्ड की फैकल्टी जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है उसको भी पढ़ना है, क्रैश कोर्स की जो बुक लॉन्च होगी उससे भी पढ़ना है। और वादे के साथ गारंटी देता हूं आपको 70%, जो 70 में 70 लाने का हम वादा दे रहे हैं, अर्थात 100 में 100 लाने का वो आएगा, लेकिन मेहनत आपकी भी रंग लानी चाहिए। ठीक है, बताए गए निर्देशों का सही से पालन करना होगा, तब ना खूबसूरत सा एहसास होगा हमारे और आपके बीच में कि साथ निभाना साथिया गुरुजी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का खूब सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट ऐसे ही करना है। रिजल्ट चाहे जो भी हो, हम मेहनत करेंगे, है ना? ओके, चलो। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब बात करेंगे व्यतिकरण की, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस। तो प्यारे साथियों, घबराना नहीं, एक एक बात पर ध्यान देना, मेरी गौर करना। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्या सिखाना चाहता हूं, ठीक है? गौर करना, क्या बताना चाहता हूं और क्या सिखाना चाहता हूं। व्यतिकरण इंटरफेरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। जैसी आपकी परिभाषा लिखी होगी उससे अलग थोड़ा सा हम आपको पूरी एक एक बात समझाना चाहेंगे। व्यतिकरण का शब्द होता है मिलना। व्यतिकरण का शब्द क्या है प्यारे बच्चों? इसका शाब्दिक अर्थ होगा मिलना। क्या? मिलना। अरे सर, मिलने को तो हम बोलते हैं मेटअप। ये सर व्यतिकरण कहां आ गया? तो ये प्रकाश की तरंगों का मिलने का एक अलग नाम दिया गया, व्यतिकरण। क्या नाम दिया गया? व्यतिकरण। प्रकाश की तरंगे हैं या कोई भी तरंगे हैं, जब कहीं पर मिलती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाएगा। उस पॉइंट पर उसको व्यतिकरण बोला जाएगा। लेकिन ये इसका शाब्दिक अर्थ जो है ना, वो है मिलना। शाब्दिक अर्थ क्या है समझिए? शाब्दिक अर्थ है मिलना। आप समझो, इसका फील लेना। बाद में मैं परिभाषा समझाऊंगा एक एक चीज की, एक एक कंडीशन की। आप बस हमारे और एकदम अट्रैक्ट होकर के देखते रहिएगा। प्यारे बच्चों, एक वेव ये आई, एक वेव ये आई इधर से चल के, देखो, एक वेव ये चली, एक वेव ये चली। सही से नहीं बन रहा है, इधर से मैं बनाता हूं, ठीक है? जुम 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 जुम। ये दो वेव हैं, किसी प्रकाश स्रोत से चली हैं, किसी भी तरंग स्रोत से ये किरणें चलती हैं। ये स्रोत है S1 और ये स्रोत है S2। इनसे वेव आई और इस जगह पर प्यारे साथियों मिल रही हैं। इस जगह पर मिल रही हैं। यहां पर है एक पार्टिकल और ये जैसे ही यहां से उठना चाहता है और ये यहां से
ध्यान से देखना, ठीक है। ये यहां पर, ये यहां पर नीचे जाना चाहता है, ध्यान देना, ये यहां पर ऊपर उठना चाहता है, ये यहां पर नीचे, और यहां पर तरंगों का हो रहा है मिलन, तरंगों का मिलन हो रहा है प्यारे बच्चों। इस बिंदु पर ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब ये तरंग स्रोत से कोई भी तरंग स्रोत हो सकती है, ध्वनि तरंग की कोई तरंग चली, जम 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 जाए जाए, आगे बढ़ रही है तरंग, और ये तरंग आ रही इधर से, ये तरंग जा रही इधर से, लेकिन अब इस पॉइंट पर ये तरंग नीचे जाना चाहती है, और इस पॉइंट पर ये तरंग ऊपर जाना चाहती है। तो यहां पर फैला हुआ है ढेर सारा माध्यम, माध्यम मतलब मीडियम है, वायु है, जल है, जल की तरंगे हैं, है ना, कैसी भी तरंगे हो सकती हैं, ठोस में तरंगे, आप ठोस में भी तरंगे चलती है भैया, आप ट्रेन पे कान लगा के सुनोगे ध्वनि तरंग आएगी उसमें ठोस में, इसीलिए कहा जाता है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक कहां होती है, ठोस में होती है। ट्रेन की पटरी, ट्रेन 2 किलोमीटर दूर होगी, ट्रेन की पटरी में कान लगा के सुनोगे तो आपको आभास हो जाएगा कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि झंझनाहट उसमें होगी। तो प्यारे बच्चों, ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में होती है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कहीं भी कोई भी मीडियम हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस आदि का, और उस मीडियम में ये तरंगे ट्रेवल कर रही हैं। तो व्यतिकरण के शब्द में हमें यह पढ़ना है कि व्यतिकरण क्या प्रकाश तरंगों का भी होता है। हाइगन सर ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग अर्थात प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो अगर तरंगों के रूप में चलता है तो हम लोग 11th में व्यतिकरण जैसे शब्दों को भी सीखे थे, क्योंकि 11th में एक पूरा चैप्टर है वेव नाम का, तरंगे, वेव्स। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तरंग चैप्टर नहीं पढ़ा, सर प्लीज मुझे बता दीजिए, आप पर ही भरोसा है, फिजिक्स इसीलिए तो आपसे पढ़ रहे हैं, है ना, इसीलिए आपसे पढ़ के हम थोड़ा सा सीखना चाहते हैं। 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे सर, वो तो मैं मेहनत कर ही लूंगा, लेकिन सर नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है सर, नॉलेज थोड़ा सा बताते रहिए ना, जिससे हम किसी को एक्सप्लेन कर सके। हम मान लीजिए सर टीचर ही बनने का अभी सर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फुटबॉलर बनना है, क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, पेंटर बनना है, सर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, रोजगार के लिए अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद बाद में टीचर ही बन गए, तो टीचर में सर हम एक्सप्लेन तो कर पाएंगे कि जैसे हमारे आनंद गुरु जी हमें सिखाते थे वैसे हम दूसरों को भी सिखा पा रहे हैं। तो नॉलेज होना जरूरी है ना, नहीं तो गलत नॉलेज दोगे, हे ये तो गलत बता रहा है, बुक में ये लिखा है और ये होता तो ऐसे है, हम खुद देखें तो क्या होगा, बच्चों सब कहेगा ई बकलोलवा टीचर से पढ़ा है। तो कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों, सीखो ऐसा जो किसी को सिखा सको, फील आना चाहिए। तो रटने से बेहतर है कि नॉलेज भी आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा लिख रहे हैं कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आसान आसान लाके दिए थे, बिल्कुल भारी नहीं था। जो मैं अभी 20 लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्यारे बच्चों जो लाया, जो दीर्घ उत्तरीय भी लाया वो भारी नहीं थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी भारी नहीं थे। उसका एक कारण है, शुरुआत है। कहते हैं शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। तो शुरुआत जितनी छोटी हो ना उतना ही शानदार सफलता मिलती है। अर्थात पहले ही अहंकार, बस मुझे आपका टेस्ट लेना है, मुझे आपको सिखाना है, मुझे आपको सीढ़ियां ऊपर तक ले जाना है, स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं में खड़ सीढ़ियां, पता ही नहीं रास्ता कैसे था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि ऊपर आ गए भैया सीढ़ियां कितनी थी, तो कहेंगे नहीं भैया हम तो हेलीकॉप्टर से आए। तो भैया जाओ, तुम ना संघर्ष जानते हो ना जीवन का कुछ वो जानते हो, तुम लौट जाओ, हमें संघर्षशील लोगों का पसंद है। अर्थात सीढ़ियां कैसे चढ़ के लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वो लोग ज्यादा काबिल होते हैं। जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, नकल करके सीधे यहाँ पर आ जाए तो क्या मतलब उन लोगों का। अर्थात स्टेप बाय स्टेप। इसलिए प्यारे बच्चों पहले सरल प्रश्न, फिर उससे मॉडरेट लेवल के, फिर उससे मॉडरेट लेवल के आपके पास मैं प्रश्न लेकर के आऊंगा। तो इसकी खास बात यह है, सारे राज मैं खोल दूं क्या आप लोगों को। अरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी सरल है, इससे थोड़ा और कठिन लेकर के आऊंगा। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कुछ न्यूमेरिकल भी रखूंगा, ठीक है, कुछ हार्ड लेवल के डेरिवेशन रखूंगा, लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी कुछ न्यूमेरिकल रखूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जिनमें न्यूमेरिकल होंगे। प्यारे बच्चों ये एक स्टेप होगा। लेकिन पहला टेस्ट लेकर के जो 3 दिन चला, पहले दिन ऑब्जेक्टिव, दूसरे दिन लघु उत्तरीय और तीसरे दिन दीर्घ उत्तरीय, अगर इस टेस्ट में आपको लगा हो कि मैंने कुछ कर लिया है, मैंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, 30 40 50 नंबर जो भी आपने पाए हो, और इतना तो पाए ही होंगे निश्चित है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब आपके अंदर काबिलियत छिपी हुई है, इसका मतलब आप पास तो हो गए, निश्चित पास हो गए। लेकिन अब परफॉर्मेंस कितना सुधारना है वो आगे वाले टेस्ट में पता चलेगा। चलो प्यारे बच्चों इस पर आते हैं, तैयार रहो इस बात को सीखने के लिए, तैयार हो ना। सभी का कमेंट भाई पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर न्यूमेरिकल से डर लगता है, उसी डर को तो भगाएंगे। ऐसे न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे जिनमें सिर्फ वैल्यू अगर चेंज कर दे बोर्ड एग्जाम तो बात अलग है। लेकिन क्योंकि न्यूमेरिकल मैं नहीं कह सकता कभी भी कि न्यूमेरिकल यही लड़ जाएगा, मैं कभी नहीं कह सकता। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं कह दूं यही प्यारे बच्चों एग्जाम में आएगा, नहीं, वैल्यू चेंज हो सकती है, इस टाइप का आएगा, इस बात की मैं एश्योरेंस दे सकता हूं कि इस टाइप का आने की पूरी संभावना है। ठीक, मैं आपको अंधेरे में थोड़ी रखूंगा, मैं इसीलिए 99.9% की हमेशा गारंटी लेता हूं, क्योंकि 0.1% बोर्ड एग्जाम वाले के हाथ में, ईश्वर से भी डर है भैया, क्योंकि क्या भाई वो। अच्छा सुनो प्यारे बच्चों, आ जाओ टॉपिक पर। हो गई पिछली बातें, हाँ हो गई पिछली बातें। बात यहां पर हो रही है तरंगों की, और तरंगों की मिलने की। अब जहां पर तरंगे मिल रही हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा होगा। क्या चेंजेस आ रहा होगा प्यारे साथियों? ये तरंग इधर से चली, वो तरंग इधर से चली। व्यतिकरण शब्द ये कहता है कि अगर समान आवृत्ति की 2 तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलें, एक साथ एक ही दिशा में गतिमान हो, तो सर ये तो दूसरी दिशा से आ रही है,
सर ये तो दूसरी दिशा से ट्रेवल करते हुए, दूसरी दिशा नहीं है फिलहाल, अगर दूसरी दिशा से आती है तो फिर भी क्या क्या दिक्कत देखने को मिलता है वो समझिए केवल। तो माध्यम का कण प्यारे बच्चों यहां पर है, माध्यम का कण यहां पर है। यहां पर ये नहीं बोला जा रहा कि एक ही दिशा से आती समांतर, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एक दूसरे के समांतर हो, ये है कि एक दिशा से आ रही है, थोड़ा सा एंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही दिशा से आ रही है, एक तरफ से ऐसे, एक तरफ का एरिया पूरा ये हो सकता है 180 डिग्री का पूरा, अर्थात यहां से अगर हम ऐसे लाइन खींच दें तो ये भी वही दिशा, ये भी मतलब एक दिशा से माना जा सकता है। तो एक ही दिशा से मान लो तरंगे आ रही है। लेकिन यहां पर जब अध्यारोपित हो रही है तो माध्यम के जो कण है ना जहां पर टकरे, तो भाई देखो मान लो आप माध्यम के कण हो, आपसे ये तरंग आकर टकराई करे भैया तुम ऊपर चलो, आपसे ये इस दिशा से तरंग आई करे भैया तुम पीछे चलो, तो इसका विस्थापन कितना होगा, इसका विस्थापन कितना होगा। ये तरंग कहती है तुम ऊपर चलो, ये तरंग कहती है तुम नीचे चलो। मान लो ये तरंग है y1 और ये तरंग है y2, तो y1 वाली तरंग कहती है इधर इधर ये नीचे जा रही ना, तो y1 तरंग कहती है भैया तुम नीचे चलो, और ये वाली तरंग कहती है तुम ऊपर चलो। मतलब दोनों तरंगे इस कण को विस्थापित करना चाहती है अपने अपने तरीके से, लेकिन ये इसका नेट विस्थापन होगा क्या, वही हम लोगों को ज्ञात करना है। उसी चीज को व्यतिकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन जब तरंगे मिलती हैं तो माध्यम के कण में दो प्रकार से होती है। मान लो प्रकाश तरंगे जब मिलती है ना, तो इनके मिलने से जो इस माध्यम के कण का जो विस्थापन होता है, इसकी जो तीव्रता होती है वो दो प्रकार से होती है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण वो होता है जहां पर चमकदार चमकदार रोशनी बन जाती है, ज्यादा रोशनी हो जाती है, और प्यारे साथियों वहां पर जहां पर अंधेरा हो जाता है, जहां पर डलनेस आ जाती है, वो विनाशी व्यतिकरण होता है। अर्थात इन दोनों के मिलने से अगर मान लो y नेट हम निकालें, इस माध्यम के कण का विस्थापन y1 प्लस y2 को जोड़ेंगे, अगर वो पॉजिटिव आया, क्या क्योंकि सदिश योग होगा, इनकी विस्थापन का योग अगर पॉजिटिव आया तो प्यारे बच्चों क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव चमकदार यहां पर रोशनी बनेगी। अगर y नेट प्यारे बच्चों y1 प्लस y2 जोड़े हम, ठीक है, सदिशों का योग किए, लेकिन सदिशों का जब योग आया जो टोटल वैल्यू वो माइनस में आया। सर कहेंगे क्या सदिशों का योग करने से y1 प्लस y2 यहां सर माइनस लगाइए तब तो जाके आप माइनस आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो वैल्यू y1 प्लस y2 जब निकालते हैं अगर थीटा 180 बनता है तो cos 180 -1 तब आता है वो माइनस, है ना। अर्थात जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा y1 प्लस y2 अगर तब के लिए प्लस, और अगर इनको हल करने पर y1 माइनस y2 आया और हल करने पर, तो प्यारे बच्चों ये विनाशी व्यतिकरण होगा, उस जगह पर डलनेस आएगी, उस जगह पर अंधेरा आएगा। अब सुनो बात, मान लो दो टार्च लो, एक तरफ से टार्च मारी जुम इधर गया, एक तरफ की टार्च ली जुम, दो टार्च दो प्रकाश रेखाएं एक जगह पर जाके ऐसे मिल रही है, ठीक है। तो उनसे क्या होता है प्यारे बच्चों, उनसे क्या होता है कि कहीं पर ज्यादा रोशनी होगी और कहीं पर कम रोशनी होगी, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एग्जांपल देंगे फिर आगे आते हैं इस टॉपिक पर आते हैं। एग्जांपल क्या है, कैमरामैन क्या करते हैं भैया, फोटो खींचने के लिए खड़े हो जाओ, एकदम बढ़िया साइड से हीरो वाली पोज में खड़े हैं, ठीक है, या तो शाहरुख खान वाली स्टाइल में बढ़िया से गुनगुनाते हुए हैसन और रीटा। हाँ, तो उसमें होता क्या है कि फोटोग्राफर देखा होगा बड़ी बड़ी छतरी लगी होती हैं, फील करो, इमेजिन करो सर, हाँ फोटो शूट करवा रहे हैं, फोटोग्राफर के स्टूडियो में गए हुए हैं, हाँ तो बड़ी बड़ी छतरी होती है लाइट की, वो एक इधर स्टैंड लगा रखा है, एक इधर स्टैंड लगा रहा है, और कैमरे वाले ने कहा भाई साहब थोड़ा इधर आने का, भाई तो साहब थोड़ा इधर आने का। क्यों? उसका रीजन है सीधे सीधे लाइट मार देना आपके फेस पे, आपके खूबसूरत से चेहरे पे, लेकिन नहीं, उसका रीजन यही है कि सीधे प्रकाश की 4-5 लाइटें अगर जाती है ना तो वो इंटरफ्रेंस हो जा रहा है, तो पता लगे आपके पीछे साइडो आ रही है, काली छाया आ रही है, कहेंगे कान के पीछे में ऐसे कान खुद बना एक बड़ा चेहरा दिख रहा है, तो वो साइड में इंटरफेरेंस को हटाने के लिए बहुत सारी लाइटें लगा दी छतरी, जिससे एक समान प्रकार के प्रकाश गया आपके फेस पर पड़ा, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण बना, तो आप बड़े खूबसूरत दिखने लगे, गोरे दिखने लगे। तब फोटोग्राफर ने कहा भैया थोड़ा इधर आ जाओ, अभी आप गोरे नहीं दिख रहे, थोड़ा इधर आ जाओ, क्योंकि जो इंटरफेरेंस बन रहा है वो बिल्कुल सेंटर पर बन रहा है। ऐसी लाइटें लगा रखी हैं कि लाइटों के फोकस कुछ जगह पर ही संपोषी व्यतिकरण बना रहे हैं, और बाकी साइड में अंधेरा, जैसे मान लो इधर खड़े हो रहे हो, जिस जगह पर उसने लाइटों को सेट कर रखा है उससे आप साइड में खड़े रहो, तो आपके पीछे उस साइड दिखेगी, काली छाया आएगी, तो उसको लगेगा भाई खराब फोटो, थोड़ा सा इधर सर, थोड़ा इधर, और फिर वो फोटो को कैप्चर कर ले। तो ये होता है मेन। अब सर फील आया प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण का यूजेस कहां है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसको एक चीज अच्छे करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। मेन प्रॉब्लम वहीं पर कैमरा की आपको उदाहरण मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं जिसको व्यतिकरण में समझना और सीखना जरूरी होता है। तो ये होता है व्यतिकरण में, ठीक है, ये होता है व्यतिकरण में। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या, व्यतिकरण की, ठीक है। व्यतिकरण की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ है मिलना। तरंगों से बात हो रही है, तरंगों से क्या, जब किसी माध्यम में, परिभाषा लिख रहे हैं ध्यान से सुनना, जब
किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की, जब किसी माध्यम में, इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं यहां से साफ कर दूं, कोई दिक्कत? आगे मैं एग्जांपल में बता दूंगा, आगे एग्जांपल में बता दूंगा, अभी मैं साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि यहां पर परिभाषा बता दे रहा हूं, आगे इस चीज को मैं फिर से बता दूंगा एग्जांपल में, तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है? इधर मैं परिभाषा पूरी लिख दूं, क्यों खराब हो, क्योंकि इतने में आएगा पूरे बोर्ड में अच्छे से। तो जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की दो तरंगे, दो तरंगे, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में, एक दिशा में एक साथ, एक दिशा में एक साथ गति करते हुए, एक साथ, एक दिशा में एक साथ गति करते हुए, गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित का मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे से टकराती हैं, अध्यारोपित होती है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में एक साथ गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम, तो माध्यम के, माध्यम, तो माध्यम में, माध्यम के कण में, माध्यम के कण में भिन्न तीव्रता, भिन्न तीव्रता की, सॉरी यहां पर थोड़ा सा रुकिए, अभी एक सेकंड, इसको थोड़ा सा हम, तो यहां से थोड़ा सा मैं डिस्प्ले करना चाहूंगा, फिर से थोड़ा सा अच्छे से लिख दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग कौन है? जब दो तरंगे मिली तो उनसे एक तरंग, और वो एक तरंग का मतलब ये नहीं कि दो तरंगे अलग अलग हो गई या दो तरंगे मिलकर एक दिशा में चल रही। फिर से सुनो, यहां अच्छा चित्र तो बता दिए। अच्छा देखो, ये तरंग गई, ये तरंग गई, फील आना चाहिए। अब ये तरंग इधर ले जाना चाहिए, ये तरंग इधर ले जाना चाहिए, लेकिन ये कण, कण कहीं नहीं जाएगा, कण अपनी जगह पर इधर उधर हिले डुलेगा। ये तरंगे तो अपनी दिशा नहीं बदलेंगी, वो चली जाएंगी, लेकिन ये कण जो इधर उधर हिलने लगा ना, यही इसकी परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। तो वो चीज बोला जा रहा है कि तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता माध्यम के, माध्यम में भिन्न होती है, परिणामी तीव्रता माध्यम में भिन्न होती है। फिर से सुन लो, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक साथ गति करते हुए अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग की तीव्रता माध्यम में भिन्न होती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, या इस घटना को, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अभी और समझाएंगे, एक एक बात लिखेंगे तो और समझ में आएगा। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। नोट पॉइंट में, अब मतलब नोट पॉइंट नहीं, इसी के नीचे अब मेन टॉपिक संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए परिभाषा लिख रहे हैं। क्या? माध्यम के जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर, ध्यान से देखेंगे, लिख लीजिए, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, तो क्या लिखोगे उसी के लिए। माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता अधिकतम, परिणामी तीव्रता अधिकतम, परिणामी तीव्रता अधिकतम हो, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तथा अब दूसरा सुनिए, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, दूसरी परिभाषा दूसरे कलर से लिखी जाए गुरुजी, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर, ध्यान से देखिए, अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता न्यूनतम
न्यूनतम या शून्य हो, न्यूनतम या शून्य हो, उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, उसे विनाशी व्यतिकरण कहेंगे, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, अर्थात डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? अच्छा ठीक है। सुनो, परिभाषा आसान लग रही है? पहले ये बताइए, परिभाषा आसान लग रही है और इसका फील तो दिलाए हैं, लेकिन फिर एक बार मैं समझाऊंगा, फिर एक बार इसको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक समझ में ना आए तो फिर आनंद सर की बात क्या खराब है, मेरी कह सकते हैं वैल्यू नहीं, कोई मतलब क्या है। मुझे आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, आत्मा से खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने बच्चों को सिखा लिया, तब मेरे लिए परफेक्ट है। जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में, समान आवृत्ति की दो तरंगे, अब सर समांतर नहीं कहा जा रहा, समांतर होगा तो कभी मिलेंगे नहीं, कभी नहीं अध्यारोपित होगी भाई, एक दूसरे के चली जाने, तुम उनको देखो चले जाने, पैरेलल है, लेकिन एक दिशा से आ रही हैं अर्थात अध्यारोपित हो सकती है। ये आई यहां पर मिली, समान आवृत्ति की है और समान दिशा से आ रही है। और कैसे होगा आप आगे एकदम एक एक चीज स्पष्ट करूंगा। पहले जो थोड़ा सा एग्जांपल लिया था उसको बता दें, डिफिनेशन पहले एक बार रिपीट करूंगा कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में एक साथ गति करते हुए अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग का मतलब जो माध्यम में पार्टिकल है, जो कण है, वो जल का हो सकता है, वायु का, जिस माध्यम में तरंग गति कर रही उसका कण, परिणामी तरंग की उसकी तीव्रता, ठीक है, माध्यम में भिन्न होती है। माध्यम में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, भिन्न होने का मतलब मैंने ये नहीं लिखा कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, इतने से बेहतर है कि माध्यम में भिन्न होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब पहला पॉइंट ये, ठीक, पहला पॉइंट ये क्या, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो उसे व्यतिकरण कहते हैं। परिणामी तीव्रता अधिकतम कैसे, वो भी सिखा दे रहे हैं। माध्यम के जिन बिंदुओं पर, दूसरा पॉइंट ये, माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चा पार्टी? सुनो अब देखो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, व्यतिकरण मतलब मिलना। अच्छा, एक तरंग आई y1 इधर से, एक तरंग आई इधर से ना, तू इधर से चला, मैं इधर से चला, तू इधर चला, मैं इधर चला। ध्यान से देखना, ये प्यारे बच्चों यहां पर पार्टिकल, ये कण, देखो इस जगह पर मैं अच्छे से समझाना चाहूंगा। ये ऊपर जाना चाहता है और ये नीचे लाना चाहता है, इस प्रकार से। हाँ, अब मजा आएगा, सोचिए अब मजा आएगा इस जगह पे। यहां से दो तरंगे हैं प्यारे बच्चों, एक ये y1 है और ये y2 तरंग है। ये दो तरंगे इस जगह पर मिल रही हैं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये वाली तरंग जो है बाबूजी, ये वाली तरंग अब उठना चाहेगी, y2 वाली तरंग इस जगह से उठना चाहती है ऊपर, y2, और ये वाली तरंग नीचे जाना चाहती है, ऐसे भाई, यहीं से तो अभी नीचे ही जा रही है, तो ये मान लो y1 तरंग। अब ये एक दूसरे को विस्थापित करना चाहती है, तो कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो जो माध्यम का कण है, ये क्या है, माध्यम का कण, ध्यान से सुनना, माध्यम का कण है, और माध्यम के कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो y नेट, ये क्या है, विस्थापन, और ये y1 और ये y2 तरंग है जो इसको विस्थापित करना चाहती हैं, वो y1 और y2 उनका क्या है, तरंग, जो माध्यम के कण है y1 तरंग के लिए उसका विस्थापन, और y2 जो है वो दूसरी तरंग के लिए विस्थापन है, तो y नेट बराबर y1 प्लस y2, इन दोनों का योग होगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल y1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, y2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं या एक साथ जाना चाहते हैं, जब एक ही दिशा में जाना चाहते हैं, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, तो हम लिखेंगे क्या भाई, y नेट इक्वल टू 5 प्लस 3 बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर विपरीत दिशा में हो, इसके लिए तो ये हो गया, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो तब क्या होगा प्यारे बच्चों, y नेट इक्वल टू होगा 5 माइनस 3 बराबर 2 सेंटीमीटर। तब तरंग के इस माध्यम के कण का विस्थापन 2 सेंटीमीटर होगा। ये प्यारे साथियों जो आया, ये 8 सेंटीमीटर, ये अधिकतम आया है। ये क्या आया है, अधिकतम। पॉजिटिव तो है, अधिकतम भी आया, तो ये क्या है, संपोषी व्यतिकरण है। ये क्या है, संपोषी व्यतिकरण। ये 2 आया, न्यूनतम आया, क्या आया है, न्यूनतम। ये क्या है, विनाशी व्यतिकरण। आप कहेंगे सर विनाशी व्यतिकरण, कहेंगे सर ये ऋणात्मक तो नहीं आया। मैं कह रहा हूं ऋणात्मक आए, कहां गया, अच्छा वो एग्जांपल खत्म कर दिया ना। या तो न्यूनतम आए, देखो परिभाषा में लिखा होगा, ये माध्यम के जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम
वो माइनस में हो या धनात्मक +1 बहुत छोटा मान दूसरे की तुलना से, या शून्य हो तो उसे विनाशी वितरण कहते हैं। तो इस तरह की स्थिति में विनाशी वितरण हो सकता है। दोनों एक ही दिशा में जब जाएं, भाई ये तरंग ऐसे ऐसे आई और इस जगह से उठना, दोनों उठने का प्रयास कर रही हैं, फील करो, फील, जब तक फील नहीं करोगे, दोनों आई तरंग और इस जगह से दोनों ऊपर उठना चाह रहे हैं, तो माध्यमिक कण को दोनों एक साथ उठाना चाहेंगे ना, तो 5 इसके विस्थापन के लिए समीकरण है, 3 इसके विस्थापन का समीकरण है, और तीनों जब दोनों जुड़ेंगे तो दोनों एक साथ उठाने का प्रयास करेंगे, अर्थात वहां पर समपोषी वितरण 8 बनेगा। लेकिन एक ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन एक दूर से आ रहा है, एक मान लो एक तरंगे है आवृत्ति की समान रूप से चलती है, लेकिन एक दूर से आ रहा है, एक इधर ही बैठा हुआ और यहीं से उठना चालू कर दिया, अब ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों में क्या हो गया, समान आवृत्ति की थी लेकिन पथ में अंतर था, इस वजह से एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जाना चाह रही। तो यहां पर ऐसी स्थिति में क्या हुआ, विस्थापन, परिणामी विस्थापन क्या हुआ, एक ऊपर ले जाना चाह रहा है, एक नीचे ले जा रहा है, तो तरंग का परिणामी विस्थापन, माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन क्या हो गया, 5 - 3 विनाशी वितरण। उस जगह पर क्या होगा, थोड़ा डार्कनेस आएगी, उस जगह पर क्या होगा, डार्कनेस मतलब वही साइडो, छाया बनेगी, प्रकाश तरंगों की क्या बनेगी, छाया बनेगी। ठीक है चलो ये हो गया। अब बात करते हैं आपको समझाने की, एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको एक एक बात समझाते हुए चलता। ठीक है, अब परिणामी तरंग की तीव्रता भी प्राप्त करनी है और उसी का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का व्यंजक, या केवल परिणामी तीव्रता लिख दें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है यही सही है, बहुत अच्छा वर्ड है, परिणामी तीव्रता किसकी, तो वही माध्यम के कण की परिणामी तीव्रता। ध्यान से सुनेंगे, बुक में देखोगे प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, एनसीईआरटी देखोगे नहीं समझ में आएगा, सर क्या ये आ ही जाएगा एग्जाम में, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या गुरुजी ये एग्जाम में आ ही जाएगा, तो मैं कहूंगा वादा तो नहीं लूंगा कि आ ही जाएगा, पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और एग्जाम में तो फिर सिलेबस में है तो कुछ भी आ सकता है। परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, हाँ आइए समझाते हैं, अब मजा आएगा। ठीक है, इसके लिए माना फलाना धमाका भी लिखना होगा और चित्र भी बनाना होगा। देखो प्यारे बच्चों, एक प्रकाश स्रोत से तरंगे चली, एक प्रकाश स्रोत से तरंगे चली, ये इस प्रकार से, यहां बनाता हूं फिगर थोड़ा सा नीचे, इस प्रकार से मैं बना देता हूं भाई, देखो जुम 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 जुम, फिर से जुम जुम, इस जगह पर ये, ठीक, इस जगह पर, हाँ ध्यान से देखना, ये मान लो तरंग स्रोत है S1, क्या है, तरंग स्रोत S1 है, जिसके विस्थापन का समीकरण है प्यारे साथियों, ध्यान देना, जिसके विस्थापन का समीकरण y1 बराबर, विस्थापन समीकरण y1, तरंग स्रोत S1, इसका विस्थापन y है, और इसका, अच्छा तरंग का समीकरण नहीं पता हो तो याद कर लेना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, तरंग का समीकरण, तरंग का विस्थापन समीकरण, किसी बच्चे को याद है फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, विस्थापन समीकरण प्यारे बच्चों होता है y = a sin ωt + kx, ωt + kx, k क्या होता है, तरंग संख्या को बताने के लिए तरंग दैर्घ्य होता है, ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है, सर लिख दीजिए नहीं हम भूल जाएंगे, y क्या है, विस्थापन है, किसका, तरंग का विस्थापन है, a क्या है, आयाम है, किसका, तरंग का, आयाम क्या चीज होती है, जुम 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 जुम, ये जितना ऊपर उठता है या जितना नीचे गिरता है यही इसका आयाम कहलाता है। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे बोलती हैं, कोणीय आवृत्ति है बच्चा पार्टी, कोणीय आवृत्ति है। के क्या है, तो तरंग दैर्घ्य से संबंधित तरंग संख्या है, तरंग दैर्घ्य से संबंधित, तरंग दैर्घ्य से संबंधित, इसे तरंग संख्या बोलते हैं, एक नियतांक है। ठीक है, अब बात समझ में आई, सर x क्या है, ये माध्यम के कण का विस्थापन है, t तो समय बताया ना, लेकिन x को सभी लोग भूल जाते हैं, x क्या है, माध्यम के कण का विस्थापन, माध्यम के कण का विस्थापन, जबकि y क्या है, तरंग का विस्थापन है, और x क्या है, माध्यम के कण का विस्थापन है। थोड़ा सा समझना, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वहां पर बड़ा कंजेस्टेड हो गया है, हो जाता है कंजेस्टेड, वेरी गुड, बच्चा पार्टी लिख रही है। तो भाई ये y1 समीकरण क्या दिया गया है, y1 समीकरण दिया गया a1 sin ωt + kx, ये क्या है, इस तरंग का समीकरण है। एक दूसरी तरंग आई इधर से समान आवृत्ति की, जो थोड़ा सा दूर है, तू चल मैं आई, यहां से, अब ये यहां पर तरंग का हो गया मिलन, यहां पर प्यारे साथियों ये तरंग स्रोत है S1, वो S2, ये कैसा तरंग स्रोत है, बच्चा पार्टी समझना, इतना
फील आपको नहीं आने वाला, कहीं भी कैसे भी पढ़ लोगे मजा नहीं आ पाएगा। मुझे पता है कि लोग कैसे सिखा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ठीक है सर आप अपनी पढ़ाई करने लगे ना, छोड़िए 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 पढ़ाइए, लेकिन बस सीखिए। बस मैं ये अनुरोध है कि कहीं जाइएगा नहीं, सीखिएगा, मजा आता है सीखने में, मुझे सिखाने में तभी तो मजा आती है जब आप लोग इंटरेस्ट लेते हो। आपका सपोर्ट मेरे लिए एकदम सर्वोत्तम है, आपके लिए जान हाजिर है भाई। तरंग स्रोत 2 S2 और ये तरंग स्रोत S1, यहाँ ये विस्थापन समीकरण, इसका विस्थापन समीकरण प्यारे बच्चों y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस का kx। सर ये ओमेगा टी प्लस के एक्स और यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि प्यारे बच्चों आवृत्ति समान है, समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं, समान आवृत्ति की दो तरंगे, समान आवृत्ति की दो तरंगे हैं जो एक साथ आ रही हैं, लेकिन एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम A1 A2 ये अलग अलग है। ऐसा गुरुजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तभी तो इनमें कोई ज्यादा उठाना चाहेगा, कोई कम लाना चाहेगा। मैंने अभी बताया कि आयाम मतलब सुम 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 सुम, कोई तरंग कितना ऊपर उठता है कितना नीचे गिर रहा है, जो ये, और कोई तरंग हो सकता है छोटू सा ऐसे ऐसे चल रहा हो, इसका मतलब आयाम इसका कम है, तो ये इसका विस्थापन समीकरण में 2 सेंटीमीटर होगा, इसका 8 सेंटीमीटर, 8 में 2 घटा 6 सेंटीमीटर, तब भी व्यतिकरण के क्योंकि ये ज्यादा प्रभावकारी तरंग हुई तो थोड़ी सी डलनेस आएगी, अर्थात थोड़ा सा धुंधलापन आएगा। लेकिन वहीं ये 4 हो और ये 3 हो, 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, अर्थात वहां एकदम अंधेरा हो जाएगा। लेकिन 4 और 3 जुड़ जाए, अगर समान दिशा में जाने का प्रयास कर रहे हो कहीं पर माध्यम का कण, तो 4 3 7 हो जाएगा, अर्थात प्रकाश उस बिंदु पर बढ़ जाएगा, वही है समपोषी व्यतिकरण। हाय 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 सर समझ में आ रहा है सर, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई आपकी। तो समान आवृत्ति की क्या है प्यारे साथियों, ये समान आवृत्ति की 2 तरंगे हैं। कैसी हैं? समान आवृत्ति की 2 तरंगे हैं, समान आवृत्ति की 2 तरंगे हैं। लेकिन ये स्रोत S1 से और ये स्रोत S2 की 2 तरंग है, ये इतनी तरंगे हैं, बट पॉइंट P तक आते आते ये समान आवृत्ति की तरंगे थी। फिर से सुनो, ये समान आवृत्ति की तरंगे थी, लेकिन प्यारे बच्चों इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, तो इसने दूरी जो ट्रेवल की वो x2 ट्रेवल की कहां तक, तो x2 दूरी ट्रेवल की ये यहां पर है माध्यम का कण P, और इसने यहां से x1 दूरी, पहली तरंग ने कितनी दूरी तरंग की, x1 दूरी तय की। फिर से सुनो, तरंग स्रोत S1 से चलने वाली किरण ने, तरंग ने x1 दूरी तय करके यहां तक आया है, दूसरी तरंग स्रोत से जो तरंग चली है वो x2 दूरी तय करके आई है। तो इसका मतलब है अध्यारोपण के समय, ध्यान से सुनना, अध्या बिंदु P पर यहां पर मिल रहे हैं ना दोनों तरंग, तो एक तरंग, ध्यान से बच्चों, एक तरंग जो है एक तरंग ले जाना चाहती इस तरफ और एक तरंग ले जाना चाहती इस कण को इस तरफ, ये है जुम 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 जुम, दूसरी तरंग ज़ ये है y2 और ये वाली है y1 तरंग। लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों तरंग के विस्थापन समीकरण है, विस्थापन सदिश राशि है, इनका विस्थापन इनके बिल्कुल मिड पॉइंट से ये जाएगा, ये परिणामी तरंग का समीकरण होगा। अर्थात प्यारे बच्चा पार्टी ध्यान देना बच्चों कि यहां पर जो माध्यम का कण है, यहां पर जो माध्यम का कण है वो असमंजस में है, उसको एक तरंग ले जाना चाहती इधर, दूसरी तरंग ले जाना चाहती है इधर, लेकिन उसका परिणामी जो होगा उसका, क्योंकि सदिश योग के बराबर होता है v1, y1 इधर y2 इधर, तो इन दोनों का ये जो होगा ये प्यारे बच्चों होगा y, सॉरी ये होगा y परिणामी विस्थापन y, थोड़ा 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 ये होगा y, ये y क्या है, परिणामी विस्थापन है, y परिणामी विस्थापन मैं लिख दूंगा, y बराबर होगा वेक्टर y बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ये y क्या है, परिणामी विस्थापन मतलब y नेट है, y नेट है प्यारे बच्चों, ये वैल्यू आएगी परिणामी विस्थापन किसके, माध्यम के कण, और इस माध्यम के कण का नाम है, नाम क्या दे रहे हो गुरुजी, नाम है इसका P फॉर पप्पू सिंह, हाँ इसका P पार्टिकल है, नाम नहीं। सर समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखा नोट्स में, अभी लिखना कहाँ है भाई, अभी तो समझना है कि फिगर 1 नहीं बनाना एग्जाम में तो चलेगा, अभी जो लिखना है लिख देंगे। छापो सुल्तानो बारे, हमेशा छापने की बात करते हो, टीपने की बात करते हो, गजब आदमी हो यार। हम समझा रहे हैं कि तरंगे मिलती हैं, तो इस माध्यम के कण का 2 तरंगे अलग अलग दिशाओं से आई, उनका विस्थापन समीकरण ये था, लेकिन एक ने x2 दूरी तय की, एक ने x1 दूरी तय की, तो बिंदु P पर, ध्यान सुनो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा,
क्या सर बात कर रहे हैं? हाँ भाई, x1 दूरी तय करके आया है, तब उसकी वैल्यू y1 बराबर होगी a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। अरे वाह सर। हाँ, बिंदु P पर प्रथम तरंग का विस्थापन समीकरण ये होगा, और बिंदु P पर द्वितीय तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा? y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस ax2। सर इसका मतलब आवृत्ति नहीं बदलती है। हाँ, समान कला वाली किरणें ही समान कलांतर वाली रखने वाली, जिन तरंगों की कलाएं क्या हो, समान हो। सर कला क्या है, फेस क्या है? सर आप फिर वही इलेक्ट्रिसिटी में चले जा रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा वाले में, जहां कला पढ़े थे, कला में अंतर कलांतर। अरे भैया यहाँ फिर आ गए क्या? बात वैसी है कुछ। साइन के गुणांक को, ये जितना ओमेगा टी प्लस के एक्स दिख रहे हैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स दिख रहे हैं, इसे कला कहते हैं, फेस। और इसमें देखो पहले कला क्या थी? समान थी बच्चा पार्टी। ठीक है, ये इतनी वैल्यू क्या आपकी कहलाएगी? इतनी वैल्यू क्या कहलाती है? कला। ठीक है, इसको हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। तो इसको, ये पहली तरंग की है तो फाई 1 लिखेंगे। वैसे ही ये क्या है? कला। दूसरी तरंग की है कला, तो इसे फाई 2 लिखेंगे। लेकिन सर यहां तो फाई 1 और फाई 2 में कोई अंतर नहीं था, बट यहां पर कला में है, यहां पर कला में अंतर है प्यारे बच्चों। इसलिए यहां के कला को, क्योंकि यहां कलांतर क्या है? कला क्या है? समान है। कला क्या है? समान है। तो प्यारे बच्चों हम यहां के लिए फाई यूज कर सकते हैं। कला, फाई, कला समान है। कला में अंतर तो यहां पर है, यहां पर हो गया, और जब कला में अंतर हुआ तभी ये परिणामी विस्थापन हो रहा है, क्योंकि पथांतर हो गया। सर पथांतर कौन सा है? सर अच्छा कंफ्यूजन कर रहे हैं। पथांतर ये, एक अधिक दूरी चल के आ रहा है और एक कम दूरी चल के आ रही है। एक तरंग कम दूरी चल के आ रही है, एक तरंग अधिक दूरी चल के आ रही है। कला में समान थी, अगर पथांतर ना होता तो व्यतिकरण नहीं होता। जब कला पथांतर में है अर्थात पथ में अंतर, एक देखो भैया स्रोत, ये तरंग स्रोत से निकलने की जगह है, यहां से दूसरी तरंग चली है और ये दूसरी तरंग यहां पर पहुंची, पहली तरंग यहीं से आ गई, तभी तो, क्योंकि समान उतार चढ़ाव ऐसे करके आ रही थी। सर नागिन डांस कर रहे। तो जो तरंग आ रही थी वो यहां पर एक यहीं से उठना शुरू कर दिया, यहां पर ऐसे देखो, ऐसे हुई, यहीं से उठ रही है, तुम इतना ही चली। लेकिन ये आ रही थी कहती अब यहाँ टिप कर रही है, क्योंकि ये आवृत्ति तो सेम है, चलने की दर जो है वो समान है। चलने की 1 सेकंड में अगर ये 4 बार ऊपर नीचे इस प्रकार से होती है, तो ये तरंग भी 4 बार 1 सेकंड में ऊपर नीचे होती है, अर्थात आवृत्ति समान है। तो समान आवृत्ति की तरंगें हैं, लेकिन पथ में अंतर है। एक बस यहीं से चलना शुरू कर रही, आवृत्ति सेम है, लेकिन ये वाली बहुत दूर से आ रही थी, तो यहां पर टिप कर रही है। मतलब पथांतर है, पथ में अंतर है, और पथ मतलब ये x1 और x2 में अंतर है, यही है पथांतर। और पूरा कला सेम थी, लेकिन जब पथ में अंतर था तो कलांतर भी होना तय है, कलांतर भी होना तय है। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये है विस्थापन समीकरण निकालने का, परिणामी तीव्रता प्राप्त करने की, किसकी? तो माध्यम के कण पार्टिकल P की। चित्र समझ में आ गया होगा। चित्र आपके एग्जाम में नहीं बनाना है। सर आपने एग्जाम में नहीं बनाना है तो यहां क्यों बनाया? मैं आपको, क्योंकि ये चित्र बनाओगे ना तो लगेगा ये x1 कहां से कैसे गया। जो पूरा लेक्चर जुड़ा हुआ था वो इसको सीख पाएगा, जो बाद में आ रहा है मैं नहीं सिखा सकता। जिसने शुरू से देखा वो एक एक बात को समझ गया होगा। अब बात आती है कि इसका परिणामी विस्थापन y नेट कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए इनका योग करते हैं y1 प्लस y2 का। पहले माना फलाना धमाका भी लिख देते हैं और उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। आइए, तो माना तो समान आवृत्ति की तरंगे, तो समान आवृत्ति की तरंगे तरंग स्रोत माना, ओके फिर से यहां से लिखता हूं, माना दो तरंग स्रोत S1 व S2 से समान आवृत्ति व समान कला की तरंगे चलती हैं। किसी समान माना दो तरंग स्रोत S1 व S2 से समान आवृत्ति व समान कला की दो तरंगे किसी माध्यम में बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित
होती हैं। ठीक है, अच्छा, दोनों तरंगों के विस्थापन समीकरण, तरंगों के विस्थापन समीकरण निम्न है। विस्थापन समीकरण निम्न है। देखो, जब तक फील ना आए तो पैसा वापस भैया। निम्न है, क्या निम्न है? पहला समीकरण प्यारे बच्चों, y1 इज इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। x1 नहीं लिखना, वो तो अध्यारोपण के बाद है। y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, के एक्स। अब ध्यान से सुनो, प्रथम तरंग द्वारा या प्रथम तरंग की जगह पर y1 लिख लो। y1 बहुत अच्छा है, छोटा लिखना पड़ेगा। y1 तरंग द्वारा माध्यम में x1 दूरी तथा y2 तरंग द्वारा x2 दूरी तय की जाती है। x2 दूरी तय की y1 तरंग द्वारा माध्यम में x1 दूरी तथा y2 तरंग द्वारा x2 दूरी तय करने के पश्चात अध्यारोपण होता है। तब बिंदु P पर तरंगों के समीकरण, अब बताओ पहली तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा? अब बिंदु P पर जो अभी मैंने लिखा था वही हो जाएंगे। क्या? y1 बराबर, वेक्टर लगा के लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं ऐसे लिख दो, y1 बराबर a1 साइन, मैंने अभी बताया लिखा पीछे, ओमेगा टी प्लस के x1। आप समझ में आने लगा होगा, छापू सुल्तानों को आप समझ में आने लगा होगा, क्योंकि अब लिखा जा रहा है ना, तो एक एक शब्द को लिखने में मजा आ रहा होगा। a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। अब समीकरण ये होगी क्योंकि तय करके आई। ये समीकरण तो याद कर लो भाई, अगर नहीं याद है, आपने 11th स्किप किया है, 11th नहीं पढ़े हैं, तो आपको फिर ये चीज याद कर लेनी है कि तरंग का समीकरण क्या होता है। ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। किसी भी तरंग का समीकरण माध्यम में कहीं भी चल रही है, साइंस के वैज्ञानिकों ने खोज करके दिया। ठीक है, तो और उसमें ये क्या है, y विस्थापन किसका? तो तरंग का विस्थापन है। और a क्या है? किसी भी माध्यम में चल रही है उस माध्यम में तरंग का विस्थापन है। a क्या है? आयाम जो ऊपर उठ रही है। और ओमेगा कोणीय आवृत्ति किस तरह से चल रही है, पता लगे, बहुत तेज चल रही हो, लाइक एज नागिन डांस, है ना। और ये के एक्स सभी बता दिए, सारी चीजें बता। हाँ, तो ये हुआ। ठीक है, यहां पर मैं नोट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां ओमेगा टी प्लस के एक्स को कला कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं? कला। और कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फेस कला कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, कला कहते हैं, लिख दिया वहां पर। यहां पर भी कला तो यही है, ये गुणांक में पता है। अच्छा, तो तरंग का बिंदु या कण P का परिणामी विस्थापन क्या होगा? कण P का परिणामी विस्थापन मतलब yp लिख दे रहा हूं, P कण का विस्थापन, या y नेट लिख दो, जैसा भी लिखना चाहो, yr लिख दो, रिजल्टेंट yr भी लिख सकते हो। तो yr बराबर क्या होगा? वेक्टर yr बराबर प्यारे बच्चों होगा वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। इन दोनों तरंगों के जो विस्थापन है, विस्थापन समीकरण उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, उनके योग के बराबर होगा। तो yr इज इक्वल टू y1 तरंग की समीकरण क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1। yr बराबर परिणामी विस्थापन yr बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है a2 साइन ओमेगा टी प्लस के। अरे सर, अब इसे कैसे हल किया जाएगा? ये तो बड़ा लेंथी लग रहा है, ठीक है, ये तो बड़ा लेंथी लग रहा है। इसको कैसे हल किया जाएगा? ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। इसको कैसे? तो परिणामी तरंग का समीकरण, विस्थापन समीकरण तो ये हो गया, लेकिन इसमें आप कला की अगर बात करेंगे
तो कला संबंध स्रोत होते हैं। कला संबंध स्रोत समझ रहे हो, जिनमें कला में कोई अंतर ना हो, समान कला की तरंगे हो, तो उन्हें कला संबंध स्रोत कहा जाता है। वो मैं लिखवा दूंगा परिभाषा। तो समान कला की यहां पर तरंगे आती है, मतलब कला में कोई अंतर नहीं, कला में कोई अंतर नहीं है, तो वो सब कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। मतलब जो तरंगे अलग अलग तरंग स्रोत से आ रही हैं लेकिन उनकी कला में कोई अंतर नहीं है, तो वो कला संबंध स्रोत कहलाते। अच्छा, यहां पर प्यारे बच्चों अगर मैं उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त हमें परिणामी तरंग की तीव्रता निकालनी है, विस्थापन समीकरण तो ये हो गया, लेकिन तीव्रता निकालनी है, आयाम निकालना है और पथांतर बताना है, वो चीज उपरोक्त समीकरण, उपरोक्त समीकरण से कला में अंतर, कला में अंतर, उपरोक्त समीकरण से कला में अंतर बताओ क्या है। अगर मैं कहूं ये कला में अंतर निकालिए, कला में अंतर मतलब प्यारे बच्चों डेल्टा फाई बराबर क्या होगा, कला में अंतर डेल्टा फाई बराबर क्या होगा। तो बच्चा पार्टी कहेगी डेल्टा फाई बराबर होगा सर फाई टू माइनस फाई वन। सर फाई टू माइनस फाई वन क्यों कर रहे हैं, फाई वन माइनस फाई टू करिए ना। ये प्यारे बच्चों है फाई टू, ये इतना क्या है फाई वन, सॉरी ये फाई वन वन वाला है ना, ये इतना फाई टू। तो फाई टू ज्यादा है क्यों, क्योंकि ओमेगा टी यहां भी सेम है, ओमेगा टी यहां भी सेम, के यहां भी, के यहां भी। x2 और x1 में कौन ज्यादा है, x2 और x1 में कौन ज्यादा है, कहां गया चित्र भाई, रिमोट लाना पड़ेगा। x2 और x1 में कौन ज्यादा है, x2 ज्यादा है, इसलिए इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है। इसलिए तो जरूरी नहीं कि मैं यहां पर ये चीज लिखूं, मैं यहां पे लिखूं, ये बात लिखने की जरूरत नहीं। फाई टू माइनस फाई वन लिख दिया, बराबर में क्या होगा, फाई टू की वैल्यू अब लिखेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। यहां पर लिख भी रहा हूं ना कि उपरोक्त समीकरण से कला में अंतर, मतलब इन दोनों में, तो कला में अंतर मतलब ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस, ये पहली कला फाई टू वैल्यू, फाई वन की वैल्यू ओमेगा टी प्लस के एक्स वन, माइनस हटाएंगे, माइनस का गुणा होगा तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा के एक्स टू माइनस के एक्स वन। अरे भाई के तो कॉमन है, ई डेल्टा फाई बराबर मिलेगा, डेल्टा फाई बराबर मिला, के कॉमन लिया, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसे क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स लिखेंगे। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपान में लैम्डा, 2 पाई अपान में लैम्डा, और इसकी क्या वैल्यू होती है डेल्टा एक्स लिखेंगे। तो प्यारे साथियों ये एक नया संबंध मिला, एक नया संबंध मिला, ये क्या है डेल्टा फाई कलांतर है, ये क्या है डेल्टा फाई पथांतर है, ठीक है पथांतर। यह कलांतर तथा पथांतर में, यही कलांतर तथा पथांतर में संबंध है, कलांतर तथा पथांतर में संबंध, यही कलांतर तथा पथांतर में क्या है प्यारे बच्चों संबंध है। समझ में आया, समझ गए, यही कलांतर तथा पथांतर में क्या है प्यारे बच्चों संबंध है। के की वैल्यू 2 पाई अपान में लैम्डा होती है, ठीक है याद रखिएगा। आपका ये परिणामी समीकरण प्राप्त हुआ है, ये वाला परिणामी तरंग का क्या प्राप्त हुआ है समीकरण। अब इसी में हम लोग वैल्यू क्या निकाल लिए, पथांतर की कलांतर की निकाल लिए, कला में अंतर निकाले, एक पॉइंट ये मिला। पथांतर मतलब प्यारे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं, पाथ डिफरेंस, और इसको क्या बोलते हैं कलांतर मतलब फेस डिफरेंस, ठीक है फेस डिफरेंस, याद रखिएगा। ये पाथ डिफरेंस, ये फेस डिफरेंस, यही दोनों में संबंध है, और इनकी वैल्यू यहां पर के की वैल्यू देखो 2 पाई अपान में लैम्डा होती है, याद रखिएगा। अच्छा ये इतना हुआ। अब परिणामी एम्पलीट्यूड चाहिए, देखना यहां पर इस कण पी का परिणामी एम्पलीट्यूड, जैसे कण पी का परिणामी विस्थापन मिला, वैसे कण पी का, आइए नेक्स्ट, कण पी का परिणामी आयाम, परिणामी आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब प्यारे साथियों ए रिजल्टेंट वेक्टर बराबर क्या होगा, दोनों के आयामों के योग के बराबर होगा a1 प्लस a2, सदिश योग है। अरे भाई मान लो, ध्यान दो यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये कण इधर जाना चाहता है, ये कण इधर जाना चाहता है, सिंपल है? मैं मान ले रहा हूं, जरूरी नहीं कि यहां पर ऐसे ऐसे बन रहा है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो, एक इधर जाना चाहता हूं, मतलब ये जो है समझा देते हैं, रुको मतलब ये इधर है, ये इधर, इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब वहां पर मैं बनाना चाह रहा हूं कि a1 और a2 मान लेते हैं, यहां पर ध्यान देना साथी जी, मेरे साथी, मेरे महोदय, ये प्यारे बच्चों, ये मैं मान के चल रहा हूं ये a1 है, ठीक है, ये क्या है a1 वेक्टर, और ये क्या है a2 वेक्टर। आयाम ये ऊपर की दिशा में था, इसका आयाम इधर था, इन दोनों के बीच में थीटा डिग्री का एंगल था, इन दोनों के बीच में कितना कलांतर था फाई मानो, इन दोनों के बीच में कलांतर कितना था
पाई था। सदिश योग का नियम लगा देते हैं भाई। सदिश योग का नियम क्या होता है? सदिश योग का नियम कहता है अगर दो सदिश इस प्रकार से दिए हों तो इनके मध्य विकर्ण समांतर चतुर्भुज का नियम याद रखो। विकर्ण खींचा गया विकर्ण जो है वो दोनों ही सदिशों के परिणामी को व्यक्त करता है, दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करता है। अर्थात प्यारे साथियों ये होगी ए आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू। आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। ए आर को वैल्यू कैसे? तो ये a1 प्लस a2 यहां पर लिख दे रहा हूं सदिश योग के नियम से। सदिश योग के मैं अभी फिर से चर्चा किया था, अभी जल्दी इसको बताया हूं। सदिश योग के नियम से, नियम से क्या कहता है सदिश योग का नियम कि वेक्टर आर बराबर अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखा हो तब परिणामी का परिमाण, तब परिणामी कौन है? परिणामी वेक्टर आर का परिमाण। परिमाण का मतलब समझते हो ना, केवल मॉड, वेक्टर आर में मॉड लगा दो तो आर बराबर, फिर वेक्टर हट जाता है, आर बराबर होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सूत्र होता है। अतः ए आर बराबर ए आर, वेक्टर ए आर का क्या? मॉड। यहां पर थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं भैया। वेक्टर ए आर, वेक्टर ए आर का मॉड मतलब ए आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 2a1 a2 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस फाई के बराबर हो जाएगा। 2a1 a2 कॉस फाई, ये हो जाएगा। यही इसके परिणामी आयाम हो जाएगा। यहां पर लिख दे रहा हूं यह कण P का परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम है। बुक में हल करोगे ना, बुक में देखोगे आयाम को हल करने का एक अलग ही तरीका बता रखा है। ए साइन थीटा एक्स साइन थीटा सब मान के हल करते हैं तो बड़ा लेंथी जाता है। मैंने आयाम को हल करने का सदिश योग का नियम लगा दिया और इसी योग के नियम से आपका हल भी होगा, अच्छा रहेगा। इसी को याद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में यही पूछेगा कि संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। किसी माध्यम के कण के लिए संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। अब किसी कण के लिए संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए व्याख्या करनी होगी। अभी संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण, हाँ टाइम वाइम के लिए ना चिल्लाओ, मम्मी पापा बैठे हो तो एक बार हमारी बस आपसे निवेदन है, ठीक है? आपको प्रणाम पहले तो, और फिर दूसरी बात अगर कोई बोल रहा हो ना तो उसको पीट दो, वहीं पर पीट दो। टाइम वाइम का नहीं चक्कर चलेगा, पूरा सिखाएंगे आज, पूरा सिखा के जाएंगे। इतना होगा। यह कण का क्या है? परिणामी विस्थापन है। अब कण के परिणामी तीव्रता की बात करते हैं। अभी तक हम लोग कण P का परिणामी आयाम निकाले, यहां पर हम लोग कण P का परिणामी विस्थापन निकाले, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं परिणामी कण P के परिणामी तीव्रता के बारे में। अभी तक तो हम लोग किसके बारे में बात किए भाई? विस्थापन निकाल लिए और आयाम निकाल लिए। अब इसके परिणामी तीव्रता की बात करते हैं, ठीक है? तो किसी तरंग की तीव्रता का सूत्र होता है, तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता का सूत्र हम जानते हैं। क्या जानते हैं गुरुजी? आप क्या जानते हैं? हमें तो भी बता दीजिए, तभी तो हम लोग सीखेंगे। तरंग की तीव्रता का सूत्र होता है विद्यार्थी जी, I बराबर 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर रो v। 2 पाई f स्क्वायर a स्क्वायर इंटू में v, इंटू में क्या है? v है। जहां पर चर्चा भी कर दीजिए, क्या किसी भी तरंग का समीकरण होता है, किसी भी तरंग की तीव्रता का यह समीकरण है। तीव्रता है इंटेंसिटी, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी का ये सूत्र है। कोई भी तरंग होगी तो माध्यम का कण जो है उसकी तीव्रता के लिए हम लोग पहले निकाल रहे हैं, तो लेकिन ये सूत्र वही होगा। जहां f क्या होती है? आवृत्ति होती है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। कामा a क्या है? एम्पलीट्यूड मतलब आयाम है, ठीक है? डी रो क्या है? माध्यम का, जिस माध्यम में ट्रेवल हो रही माध्यम का क्या है? घनत्व है, माध्यम का घनत्व है। v क्या है? तरंग का वेग है, v तरंग का वेग। तो प्यारे साथियों यहां पर आप बताइए कि क्या क्या आपका तरंग का जो वेग है किसी भी माध्यम में क्या रहता है?
नियत रहता है। बताओ, अभी प्रकाश तरंग के लिए पढ़े थे, अगर वो जल में चल रहा है तो जल में उसी वेग से हमेशा चलता रहेगा। ये थोड़ी कि कभी 2 घंटे चला फिर ऐसे किलोमीटर चाल से चला। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो हमेशा निश्चित है वो उतनी ही रहेगी, बदलना नहीं। तो क्या रहता है, नियत रहता है। अर्थात प्यारे बच्चों, अतः एफ, अर्थात यहाँ एफ कामा ए नहीं, ए तो आयाम है, वो तो घट बढ़ सकता है। एफ माध्यम का घनत्व, पी नियत है, क्या है, नियत है। अतः जो आई है प्यारे बच्चों, वो आई जो है वो अनुक्रमानुपाती सीधे सीधे किसके हो जाएगा, ए स्क्वायर के हो जाएगा। या आई इज इक्वल टू के, इसको सबको क्या मान लें, नियतांक, इन सबको 2 पाई एफ, इसको क्या मान लें, के नियतांक, के ए स्क्वायर, ए आयाम है। बाकी ये सब क्या नियत रहता है, जहां पर के की वैल्यू क्या है, के बराबर है 2 पाई एफ स्क्वायर रो वी, ये के की वैल्यू है। लेकिन ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, तो कांस्टेंट है, नियत है। ये सब क्या है, नियत है, तो इसे हमें लिखना ही नहीं बार बार। आई अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। तो अगर हमें तो परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता की अगर बात करेंगे, परिणामी तीव्रता आई बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। I1 प्लस क्या होगा, I2 होगा। परिणामी तीव्रता प्यारे बच्चों I बराबर I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगा। I1 प्लस I2 के योग के बराबर होगा। अगर हम I1 की वैल्यू यहां पर लिखना चाहें तो I1 बराबर के A1 स्क्वायर, इसी से देख लो, I बराबर के ए स्क्वायर, के तो नियत है, I1 बराबर के, तथा I2 बराबर क्या होगा, I2 बराबर होगा के A2 स्क्वायर, I2 बराबर होगा के A2 स्क्वायर। अभी हम लोगों ने परिणामी आयाम निकाला था, कहाँ, ये A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A1 A2 कॉस थीटा। यहीं से अगर प्यारे बच्चों मैं A1 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो I1 अपान में के, A2 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो I2 अपान में के, I2 अपान में के। अब अगर आपको आई की चाहिए, रिजल्टेंट आई की वैल्यू चाहिए, तो ए के पदों में आप कैसे निकालेंगे, ठीक है कैसे, तो मैं आई को अगर क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, आई बराबर ए स्क्वायर लिखा हो, यहां से अगर ए स्क्वायर बराबर लिखूं, ए स्क्वायर बराबर तो आई अपान में के, आई अपान में के, यही तो होगा। और ए बराबर लिखना होगा तो अंडर रूट लगा के लिखेंगे, अंडर रूट लगा के लिखेंगे, ठीक है। चलो यहां पर आर बराबर इतना हो गया, आर बराबर आर बराबर अंडर रूट, भाई यही है। अगर इधर से अंडर रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा। इधर से अगर आप इसको देखो, अभी परिणामी आयाम जो निकाले थे, आप इसको ए आर स्क्वायर बराबर भी अंडर रूट फिर हटा दोगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अरे बच्चों थोड़ा सा ये भी फाई 2 का इतना भी हो सकता है। तो यही ए आर स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है, ये आप आई आर ही तो निकाल रहे हो, कहाँ गया आई आर, रिजल्टेंट आई आर वैल्यू निकाल रहे हो, तो आई आर की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे ये आई आर, ये ए आर था, ये ए आर मान लो, ये ए आर मान लो, इसके अनुक्रमानुपाती ही होगा। तो जहां कहीं पर भी, अभी कहां था ये, जहां कहीं पे ए आर स्क्वायर है वहां पर ए आर की जगह पर आई के पदों में वैल्यू रख दो, तो आपको परिणामी तीव्रता मिल जाएगी आई। ध्यान से सुनो, भटको नहीं। देखो प्यारे बच्चों, जो आपने ये ए आर स्क्वायर बराबर कहां गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई रखा है। यहीं पर समीकरण में रखने पर वैल्यू किसकी, A1 A2 स्क्वायर, सबके मान रख दीजिए। ए आर की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई आर अपान में के है, आई आर अपान में के बराबर A1 स्क्वायर की वैल्यू I1 अपान में के, I1 अपान में के प्लस A2 स्क्वायर की वैल्यू I2 अपान में के प्लस 2A1 की वैल्यू। अब देखो A1 की वैल्यू अगर निकालनी तो अंडर रूट I1 अपान में के हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट I1 बटे अंडर रूट के, अच्छा इनटू में A2 की वैल्यू अंडर रूट I2 अपान में अंडर रूट के, इनटू का कॉस फाई है, कॉस फाई लिख देंगे। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, यहां पर अंडर रूट के मतलब के बचेगा, के यहां भी पद में है, इस वाले पद में भी के, इस वाले पद में भी के, यहां भी के है, अर्थात बराबर में सब के से के ये सब क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बराबर में आपका जो आई आर की वैल्यू आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई। या फिर इसे लिख सकते हो आई आर बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कॉस फाई।
ये प्यारे साथियों कण P की परिणामी तीव्रता हो जाएगी। ये क्या है? परिणामी तीव्रता का सूत्र है, परिणामी तीव्रता का सूत्र है, परिणामी तीव्रता का सूत्र है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, बिना ऐसे कैसे आपको समझ में आएगा। फिर हम कल चर्चा करेंगे क्या संपोषी व्यतिकरण कैसे बनेगा, विनाशी व्यतिकरण कैसे बनेगा, और फिर आपको क्योंकि उनसे ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के बारे में अंतर समझाएंगे। आज मैंने परिणामी तरंग का तीव्रता का सूत्र बता दिया है और सभी वैल्यू बता दी। देखो एक बार मैं चर्चा कर दूं क्या क्या मैंने बता दिया है, एक बार मैं बता देता हूं आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, ठीक है। हाँ देखो, हम लोगों ने परिणामी तीव्रता की चर्चा की, आपको पहले मैंने बताया कि व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है, ये बता दिया। ठीक, इनका शाब्दिक अर्थ है मिलना, आपने विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ा, परिभाषा ये थी। फिर मैंने कहा कि अगर दो तरंगें मिलती हैं तो उनकी परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाएगी, उसके लिए मैंने चित्र बनाया, लेकिन चित्र आपको बनाना नहीं है, तो मैं एक तरीका पूरा बता रहा हूं। एग्जाम में बना दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, लेकिन लिखोगे शायद समय चला जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो जरूर बनाना, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, उसने भी कभी शायद फिगर ही नहीं बनाया हो, क्योंकि बुक में फिगर नहीं दिया होता है, इसका कोई फिगर नहीं है, ये एक फील करने वाला बात है। लेकिन मैंने आपको फील कराया कि तरंगे कैसे चलेंगी, कैसे आया वो चीज, और इसको फील नहीं करोगे तो बेकार है प्यारे बच्चों। इसमें देखा कि बिंदु P पर तरंग जब मिल गई तो इनका विस्थापन समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर क्योंकि x1 और x2 दूरी चल के आई तो इनका ये पथांतर हो जाएगा, इनमें पथ के अंतर है, दोनों का पथ अलग अलग है, तभी तो पथांतर हुआ, तभी तो इनके परिणामी विस्थापन होगा। अगर समान आएंगे तो कभी भी विस्थापन परिणामी होगा ही नहीं, वो वहीं पर कण बना रहेगा। भैया 2 सेंटीमीटर इधर ले जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर नीचे ले जाना चाहते हैं, कण वहीं का वहीं बना रहेगा, कण ऑक्सीलेट करेगा ही नहीं, तो क्या हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। इसलिए पथांतर होता है कणों में, कणों में क्या होता है, पथांतर। कैसे, अब देखो ये वैल्यू लिखे, बढ़िया से सारी भाषा लिखी, और यहाँ पर भी परिणामी P का पहले हम लोग विस्थापन निकाले, इस विस्थापन समीकरण से आराम से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कालांतर, यही समीकरण होता है, इस चीज को जरूर याद रखना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद परिणामी P का आयाम निकाले सदिश योग के, भाई एक कण इधर उठाना चाहता है, एक कण को इधर उठाना चाहती है, दो तरंगे, क्या आया, सदिश योग का नियम लगा दिया, वैल्यू मिल गया। दूसरा, परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए हम लोग ये सूत्र जानते हैं, इस सूत्र पर आधारित मैंने परिणामी तरंग का एक आयाम पर निर्भर करने वाला, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट हो गया, ये सूत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ, हम लोगों को ये सूत्र प्राप्त हुआ, ये फाइनली फार्मूले मिले, और इन्हीं फार्मूलों पे रख करके हमने A1 और A2 के पदों में इनको तोड़ लिया, और A1 और A2 का जो सूत्र था, ये सूत्र इन्हीं में प्यारे बच्चों रख करके परिणामी आयाम की वैल्यू, परिणामी तीव्रता की वैल्यू निकाल ली। ठीक, आज के लिए इतना ही। सपोर्ट पर के लिए शुक्रिया, और क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेता हूं, खुश रहें, मस्त रहें, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, और एक बार फिर से इस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें, ठीक है, समझ में आ जाएगा कि क्या था। और कल मैं इसका क्या बताऊंगा, संपोषी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण में कैसे पहचानेंगे कि कब संपोषी व्यतिकरण होगा, कब विनाशी व्यतिकरण होगा, वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस पर चर्चा करूंगा। डालूं, ठीक है, आप अपने बड़े भाई अपने दोस्त को विदा दें, मिलेंगे कल इसी समय पर। खुश रहें, मस्त रहें, मन लगा करके पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हम लोगों को अच्छा रिजल्ट लाना है और बिहार में टॉप करके दिखाना है। आप लोगों से ही उम्मीद है, एक एक बच्चा के मन में जुनून अगर होगा तो प्यारे बच्चों मेरा मनोबल बढ़ेगा, अगले वर्ष और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का एक तोहफा मिल जाएगा आप सभी की तरफ से। मेरा तोहफा यही रहेगा, है ना, आप लोगों के लिए, कि आप मुझे कुछ रिजल्ट अच्छा बेहतर करके देंगे। फिर मिलेंगे भी हम आपसे, आपके साथ बैठ के मम्मी के बना हाथों खाना भी खाएंगे, है ना। तो लव यू सो मच प्यारे बच्चों, विदा लेता हूँ। माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे हो।